भारत में नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार आ चुकी है और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के बयानों से लगातार ये जाहिर हो रहा था कि जो पीओके है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हमारा कश्मीर है उसी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास में है और कहीं ना कहीं इसे भारत लेने की कोशिश करेगा। और जैसा कि अब की बार 400 पार के नारे लग रहे थे, लोगों को उम्मीद थी कि अगर 400 सीटें आती है तो भारत किसी भी तरह से राजनीतिक, कूटनीतिक या दबाव बनाकर या हमला कर कर जम्मू कश्मीर के सारे हिस्सों को अपने यानी कि पीओके के हिस्से को भारत में शामिल कर लेते हैं। आपको बता दें कि अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतता तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करना और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि को वापस लेना संभव हो जाता। ये सारी प्रक्रियाएँ होती, लेकिन कहीं ना कहीं मामला पलट गया और राजनीतिक दलों के दबाव में, उनके बहकावे में भारत की जनता ने एक बहुमत की सरकार तो चुनी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमज़ोर सरकार चुनी थी। 7 जुलाई को बयान सामने आए थे मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव के। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लाने का वादा कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के 4 अन्य दिग्गज मंत्री भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अपने बयान दे चुके हैं। इसमें अगर हम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने 5 मई 2024 को समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगें अब उठने भी लगी हैं। पीओके हमारा था और हमारा रहेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे फायर ब्रांड, जो कभी आईएएस अधिकारी हुआ करते थे और आजकल विदेश मंत्री हैं। इन्होंने 9 मई 2024 को एक कार्यक्रम में कहा था, एस जयशंकर ने, जिनके बारे में हमने कई वीडियोज़ किए हैं, इनके पूरे कार्यकाल की बातें की हैं, बचपन से लेकर इन्होंने किस प्रकार से एक आईएएस अधिकारी होते हुए अब भारत के विदेश मंत्री का पद हासिल किया है। इन्होंने कहा कि पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है। हर राजनीतिक दल का मानना है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आर्टिकल 370 के बाद हमारी सरकार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को दोबारा भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्होंने भी कहा है, 15 मई 2024 को उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू में कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो सरकार चल रही है, लगातार तीसरी बार है, उस सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुआ करते थे, उन्होंने 6 जुलाई 2024 को कहा था, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर कार्य समिति की बैठक में इन्होंने अपनी बातें कही थी। इन्होंने जम्मू कश्मीर कार्य समिति की बैठक में कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। पीओके को वापस भारत में मिलाकर बीजेपी अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का पीओके को लेकर स्टैंड क्लियर है। आपको बता दें कि 1845 की एक घटनाक्रम पर हम आपको ले जाएंगे। पहले अंग्रेज सिख युद्ध के बाद राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच 1846 में अमृतसर संधि हुई थी। 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह के बीच जम्मू और कश्मीर को लेकर यह समझौता हुआ। इस अमृतसर समझौते के जरिए गुलाब सिंह इस रियासत के राजा बने थे। राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख यानी कि जिसके अंतर्गत बाल्टिस्तान, कारगिल और लेह समेत इनको खरीदते हुए उसे जम्मू में मिला लिया था, जिस पर पहले ही उनका शासन बना था। करीब 79 साल यानी कि 79 साल बाद 1925 में डोगरा वंश के हरी सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा बन जाते हैं। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करेंगे यानी कि 1947 से पहले की बात करेंगे तो पूर्व राजदूत सुजान आर चिनाय ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि 1865 में हुंजा यानी कि कंजुट इलाका कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक भव्य किला भी बनवाया था। 1869 में हुंजा के मीर ने कश्मीर के महाराजा की संप्रभुता को मान्यता दी थी। 1891 में मीर ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों के साथ मिलकर कश्मीर के राजा ने हमला किया। हुंजा के मीर ने झिझियांग भाग कर जान बचाई। ये जो वर्तमान चाइना है तो झिझियांग वहाँ का एक शहर है। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तक तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची थी। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने इसे नहीं माना। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्सों पर अपना दावा
किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना चीन की बात मान ली। सुजान अपने रिसर्च आर्टिकल में बताते हैं कि वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने अपने एक पत्र में लिखा था, हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे कासगर यारकंद क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वह इस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। यानी कि जो अंग्रेज थे वो चाइना को जानबूझकर भारत के भूभागों को देते रहे। वो चाहते थे कि रसिया को कमज़ोर किया जाए और रसिया को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए चाइना को इन्होंने मजबूत किया और भारत के बड़े बड़े भूभागों को उनको बड़ी ही आसानी से दे दिया। 1937 तक चीन ने रसकम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आज़ादी के पहले ही चीन के साथ मिल जाता है। अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश के रूप में सामने आए हुए थे। उस समय देश में 570 से ज़्यादा रियासतें थीं। इस एक्ट के अनुसार इन रियासतों के शासकों को यह फैसला करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। देश की आज़ादी के समय तक 560 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया था। विलियम नॉर्मन ब्राउन ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा, 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजते हुए लिखा, कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं होता है तो उसे गंभीर संकट का सामना करना होगा। करीब 2 महीने बाद पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से कबालिया, यानी जिन्हें कबीला कहा जाता है या कबाली कहा जाता है, कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों से और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। यानी कि एक तरह से जम्मू कश्मीर पर कब्जा शुरू हो गया था। 22 अक्टूबर को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ गया था। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला में जमकर हिंसा की। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बारामूला में उस दौरान 11,000 लोगों की हत्याएं की गई थी। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जान बचाकर श्रीनगर से जम्मू पहुंच जाते हैं। इसी दिन हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया था। यानी कि कश्मीर भारत का हिस्सा कब बना था, तो 26 अक्टूबर को बन गया था। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा की है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को नहीं मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया था। और ये वही एक बड़ी गलती हो गई थी जब भारत से कश्मीर हाथ से निकल गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ, जिसे हम सीज फायर के नाम से जानते हैं। और दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा जाता है। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटे। 1971 की लड़ाई में हार के बाद पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से अलग कर दिया। इसे पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न एरियाज नाम दिया गया। बाकी बचे हिस्से को पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। फिलहाल भारत के पास जम्मू कश्मीर रियासत का 60%, पाकिस्तान के पास 30% और चीन के पास करीब 10% हिस्सा है। यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो मूल भाग है उसका 60% भारत के पास है और 10% चाइना के पास है। और POK जो भारत लेने की बात करता है वो 30% है। यानी कि POK लेने के बाद भारत के पास टोटल कश्मीर का 90% हो जाएगा। और भविष्य में अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भारत इस 10% जो चाइना के पास है उस पर भी अपनी निगाहें गड़ा सकता है। भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। 1947 में बंटवारे से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत के कब्जे वाले हिस्से को अंग्रेजों ने चीन को दे दिया था। हमने जो बातें बताई उनको पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित और बाल्टिस्तान है। POK का बचा हिस्सा जिसे आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। और 1963 में पाकिस्तान ने इस हिस्से को अवैध तरीके से चीन को दे दिया था। अक्साई चीन, जिस पर 1962 जंग में चीनी सेना ने कब्जा किया था। और वहीं सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के हिस्से में है, आपको पता है कि बार बार इसको लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं भारतीय सेना और चाइनीज़ सेना के बीच में। वहीं POK को लेकर जो BJP नेताओं के बयान आ रहे हैं वो
बड़े कदम की ओर इशारा कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत की पूरी ज़मीन भारत की है। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरह से भारत में मिलाने के लिए कागज पर दस्तखत किए हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत को इसके लिए कब्जे वाली ज़मीन को खाली करना, मतलब पाकिस्तान को कब्जे वाली ज़मीन को खाली करके भारत को देना ही पड़ेगा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023, जिसे संशोधन विधेयक 2023 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक कहते हैं। दोनों सदनों से पास होकर ये विधेयक अब कानून बन चुके हैं और उन्होंने इन विधेयकों को पेश करते हुए कुछ बातें कही थी जो अब आपको ध्यान में फिर से लानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, यानी कि पीओके अभी भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए विधानसभा में 24 सीटों का एक तरह से आरक्षण दिया गया है। यानी कि भविष्य में अगर पीओके भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया 24 सीटों पर होगी, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, ऐसा भारत सरकार मानती है। पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, लेकिन अब बढ़कर 43 हो गई हैं, जिनमें 24 सीटें आपकी पीओके की हैं। मोदी सरकार ने पीओके को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर सरकार इसे आगे कोई प्लान बनाती है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। पीओके कुछ और चीज़ें आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक राम मंदिर, आर्टिकल 370 और सीएए के बाद अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही बीजेपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसकी सबसे बड़े घोषणा पत्रों में से एक है। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। अब एक बार फिर अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इससे भारत में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं मॉरल बूस्ट मिलने वाला है। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी को जम्मू इलाके में भले ही सफलता मिल जाए, लेकिन कश्मीर में इसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी के मुताबिक यह सिर्फ एक राजनीतिक जुमला लगता है। हकीकत में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। हमें समझना होगा कि भारत पीओके को मिलाएगा तो सिर्फ वहाँ की ज़मीन नहीं, वहाँ के लोग भी भारत का हिस्सा होंगे, क्योंकि वहाँ रह रहे लाखों लोगों को वहाँ से निकालना संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि जो हमारे संविधान में एक तरह से कहा जाए नागरिकता का जो हिसाब किताब है, उसमें ये नियम है कि जैसे ही कोई भूभाग भारत का हिस्सा बनेगा तो उस भूभाग पर रहने वाला परिवार, उस भूभाग पर रहने वाले लोग, सभी लोग भारत के नागरिक संवैधानिक रूप से अपने आप हो जाएंगे। पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर के लोगों की एथनिसिटी अलग है, वहाँ के लोगों की भाषा और रहन सहन अलग है। ऐसे में हर चीज़ बंदूक की ताकत पर नहीं की जा सकती है, ऐसा कह रहा है एक्सपर्ट, जो डिफेंस एक्सपर्ट है मनोज जोशी। वो कहते हैं कि भारत के लिए पीओके को मिलाना आसान नहीं है जब तक कि वहाँ के लोग भारत में मिलना खुद से ना चाहें। और यही राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, कह रहे हैं कि भारत को वहाँ पे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ के लोग खुद भारत में मिल जाएंगे। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बदलाव किए जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, शायद इस लालच को देखकर उनको लालच आए और लगातार मिलने की बात की जाए और वहाँ पर लगातार भारत में आने के लिए जन आंदोलन भी शुरू हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट JS सोढ़ी के मुताबिक पीओके को दोबारा भारत में मिलाना 4 वजहों से बेहद मुश्किल है। जैसे कि चीन CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के कासगढ़ शहर तक के लिए एक हाईवे बना रहा है। 15 साल में 3000 किलोमीटर लंबे हाईवे के साथ रेलवे लाइन और पाइपलाइन नेटवर्क पर चीन 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है। चीन अपने इन पैसों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे में किसी हमले की स्थिति में चीन सीधे भारत से जंग कर सकता है। वहीं पाकिस्तानी सेना 3 जंग भारत के साथ लड़ चुकी है। वह अपने संसाधनों के हिसाब से पूरी तरह से अगली जंग के लिए तैयार है। उसे यह भी उम्मीद है कि भारत से जंग की स्थिति में चीन उसका साथ देगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे लड़ाई की स्थिति में, तो सेना के ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि मैदानी इलाकों में जंग के लिए जाते हैं और अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो 3:1 होता है, जबकि पहाड़ी पर यही रेशियो 9.1 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई पर बैठे एक पाकिस्तानी जवान के लिए भारत का 9 भारतीय जवान तैनात करना होगा। यानी कि अगर 100 सैनिक पाकिस्तान के पहाड़ी पर हैं तो भारत को 900 सैनिक लेकर जाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कश्मीर की पहाड़ियों पर ही होगी। ऐसे में भारत को काफ़ी ज़्यादा फौज और गोला बारूद लाना होगा। वहीं
1947 के बाद पाकिस्तान को ये पता था कि पीओके के लिए भारत कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है। इसकी तैयारी पाकिस्तान ने पहले ही कर रखी है। इस्लामाबाद ने 1948 में पीओके के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद वहां पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक ज़मीन खरीद सकता है। इसका परिणाम ये हुआ कि पीओके की डेमोग्राफी पहले से काफ़ी बदल चुकी है। अब पंजाबी मुसलमानों की बड़ी आबादी यहाँ रहने लगी है, जो पाकिस्तान सरकार के लिए वफादार माने जाते हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट जे सोढ़ी का कहना है कि पीओके अपनी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर ये हिस्सा भारत में मिल जाता है तो भारत सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। इससे सेंट्रल एशिया के देशों जैसे तजाकिस्तान जैसे नेचुरल गैस और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्रों तक भारत की पहुंच होगी। यह क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन की पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुँच आसान हो गई है। पीओके में चीन CPEC प्रोजेक्ट बना रहा है। इस जगह से चीन आसानी से भारतीय नेवी पर नज़र रख पाएगा। अरब सागर में भारत की हर गतिविधि को चीन देख पाएगा। यही वजह है कि चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन ग्वादर पोर्ट के करीब तैनात किए हैं। ऐसे में अगर ये हिस्सा भारत में मिलता है तो हम चीन और पाकिस्तान के इस मंसूबे को फेल कर सकते हैं। साथ ही भारतीय सेना सभी ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात होगी। ऐसे में जंग की स्थिति में हम दूसरों पर हावी रहेंगे। जे सोढ़ी के मुताबिक भारत अगर पीओके को लेकर कोई भी कड़ा कदम या बड़ा कदम उठाता है तो निश्चित रूप से चीन भी पाकिस्तान के साथ उस जंग में शामिल होगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे जनरल M नरवणे ने अगस्त 2023 में एक आर्टिकल में लिखा था कि भारत के लिए 2 मोर्चे पर जंग जीतना काफ़ी मुश्किल है। जंग लड़ने की तैयारी के मामले में चीन हमसे 3 दशक आगे है। हमें अगर पीओके को लेना है तो सैनिक तैयारी को तेज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें रक्षा बजट को बढ़ाकर GDP का 3% करना होगा। दुनिया का कड़वा सच है कि ताकत पैसे से आती है। 2018 में बीजेपी नेता BC खंडूरी के नेतृत्व वाली डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारी तीनों सेनाओं के पास गोला बारूद की कमी है। इस कमेटी ने कहा था कि 10 दिनों तक फुल स्केल वार के लिए भी हमारी सेना के पास सामान नहीं है। तुरंत सेना को फंड दिए जाने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले 40 दिन तक फुल स्केल वार के लिए सरकार गोला बारूद जमा रखती थी, फिर उसे घटाकर 10 दिन किया गया। कुछ समय पहले सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 दिन करने की मंजूरी दी थी। वहीं मनोज जोशी कहते हैं कि भारत अगर कभी पीओके के लिए पाकिस्तान पर हमला करता है तो मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें हिस्सा लेगा। चीन का भले ही पीओके में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि चीन को जंग तक ले जाए। चीन में हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर भारत और चीन में जंग होती है तो पाकिस्तान भी इस जंग में चीन की ओर से हिस्सा लेने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है तो चाइना पाकिस्तान का सहयोग करेगा। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वार की बात है तो दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ऐसे में अगर जंग की शुरुआत हुई तो इसका आखिरी अंजाम परमाणु युद्ध ही होगा, जो फिलहाल कोई देश नहीं चाहेगा। भारत अभी ऐसा कोई बड़ा फैसला ले सकता है, इस पर डिफेंस एक्सपर्ट जय सोढ़ी कहते हैं कि यह 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों का प्लान होने वाला है। 1971 की बांग्लादेश जंग भारत ने सिर्फ 13 दिन में जीत ली थी। इसकी एक मुख्य वजह यह थी कि वहां की पूरी आवाम भारत के साथ थी। अगर वहां की जनता भारत के साथ नहीं होती तो सेना कितनी भी मजबूत होती, जंग आसानी से खत्म नहीं होता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 6 महीनों से दुनिया की सबसे ताकतवर इजरायली सेना लड़ रही है, लेकिन वह छोटे से गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाई है। रूस यूक्रेन कि सिर्फ उस डोंबास इलाके को जीत पाया है जहां रूस समर्थक लोग रहते हैं। बाकी के हिस्से में आगे बढ़ने के बाद भी रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा है। पीओके से कुछ वीडियो जरूर सामने आए हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है कि पीओके की ज़्यादातर आबादी भारत के साथ नहीं है, और कुछ आबादी भारत के साथ है लेकिन बड़ी संख्या में आबादी पाकिस्तान की ही सपोर्ट में है। क्या पीओके की समस्या के समाधान के लिए भारत या पाकिस्तान ने कभी कोई फार्मूला दिया है? तो इसके जवाब की अगर हम तलाश करें तो इसमें हाँ निकल के आता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए कई समझौते हुए हैं। इनमें प्रमुख 1999 में लाहौर समझौता और 2001 का आगरा समझौता है। लाहौर समझौते में दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर विवाद को जल्द से जल्द हल करने की बात कही थी, जबकि 2001 के आगरा समझौते में उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने 4 सूत्री समाधान का प्रस्ताव रखा था। LOC के दोनों ओर लाखों सैनिक कश्मीर में तैनात हैं। मुशर्रफ के प्रस्ताव के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों को अस्थायी शांति के लिए अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। यह चरणबद्ध वापसी होगी या कुछ और, इन पर दोनों पक्षों को विचार करने की ज़रूरत है। कश्मीर के लोगों को दोनों ओर आने जाने की क्या अनुमति होगी?
क्या प्रस्ताव थे, इसकी अगर हम चर्चा करें तो कश्मीर की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पार स्वतंत्र रूप से आने की या जाने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति होगी, इस पर भी चर्चा हुई थी। यदि मुशर्रफ की योजना को भारत स्वीकार करता तो भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान अपने आज़ाद कश्मीर प्रांत के रूप में दिखाता है, पर पाकिस्तान की संप्रभुता को स्वीकार करना होता और बदले में पाकिस्तान भारत की ओर से जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर भारतीय शासन को स्वीकार करेगा। आर्टिकल 370 का कानून मजबूत हो। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीरियों के आत्मनियंत्रण का हिमायती रहा है, लेकिन मुशर्रफ अधिक स्वायत्तता के पक्ष में इसे छोड़ने को तैयार थे। इस प्रस्ताव का एक मतलब यह भी था कि जम्मू कश्मीर में 370 हमेशा के लिए रहता और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही इसे खत्म करने की बात करती थी, उसे इस मुद्दे को छोड़ना भी पड़ता। भारत पाकिस्तान और कश्मीर को शामिल करते हुए जम्मू और कश्मीर में एक संयुक्त पर्यवेक्षक तंत्र है। इसमें मुशर्रफ का जोर स्थानीय कश्मीरी नेतृत्व को शामिल करने का था। शिखर सम्मेलन के विफल होने के कई वर्षों बाद मुशर्रफ ने दावा किया था कि भारतीय पक्ष समझौते से पीछे हट गया था, जबकि मसौदा प्रस्ताव हस्ताक्षर के लिए तैयार था। मुशर्रफ ने 2004 में एक कार्यक्रम में कहा था, मुझे बताया गया कि भारतीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देने से इस पर इनकार कर दिया था। उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि जनरल मुशर्रफ ने मेरा नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारा मेरी तरफ था कि मैंने आगरा शिखर वार्ता को असफल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को बयान को सरासर झूठ बताया था और कहा कि उनका अड़ियल रवैया कश्मीर में आतंकवाद को आज़ादी की लड़ाई साबित करने की कोशिश ही आगरा समझौते को विफल करने में अहम साबित हुई थी। यानी कि पहले भी इन चीज़ों पर चर्चा हुई थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जम्मू कश्मीर को लेकर सुधरे, लेकिन कश्मीर अपनी चालबाजी और चालाकी के चलते ये सब खो चुका है। उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी और POK वापस लेने का सपना क्या भारत का सच होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। हालांकि वर्तमान सरकार POK को भारत का हिस्सा मान रही है और इसे लेने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी UPSC को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।